Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the biofertilizers. Biofertilizers का मतलब क्या होता है? मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो प्लांट की ग्रोथ या यील्ड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। बट हमें इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे थे, तो हमें बायोफर्टिलाइज़र की नीड क्यों हुई? क्योंकि जो बायोफर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे ना, वो हमारे लिए हार्मफुल थे क्योंकि एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे। जैसे कि आजकल डिफरेंट डिसीज़ेज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कैंसर जो है जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं, और जो है डिसीज़ेज़ हो रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा अगर हम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इस वजह से हो रहे हैं। तो अगर हम इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को रिप्लेस कर दें बाय बायो फर्टिलाइज़र्स, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यील्ड तो इंक्रीज़ कर देते हैं जल्दी से, लेकिन इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन हमारे लिए ही नहीं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, सॉइल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और जो एक्वाटिक लाइफ़ है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उन पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए बायो फर्टिलाइज़र्स का जो है ओरिजिन हुआ है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइज़र हम सबको पता ही है। तो बायो फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम उनको सीड पे या प्लांट सरफेस पे या फिर सॉयल में अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ये या तो कॉलोनाइज़ कर जाते हैं रूट वाले एरिया में और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो या फिर न्यूट्रिएंट की सप्लाई को और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये काम होता है बायो फर्टिलाइज़र का। बायो फर्टिलाइज़र जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, जिससे कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या फास्फोरस को सोलबलाइज कर देंगे, या फिर जो प्लांट की ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट कैसे करेंगे, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस बना करके। तो इस तरह से एक बायो फर्टिलाइज़र जो है वो काम करता है। बायो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन ये होती है कि ये वो लिविंग मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब इनको सॉइल में जो है ऐड करते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और प्लांट की ग्रोथ भी प्रमोट होती है। जो बायो फर्टिलाइज़र की हिस्ट्री है, सबसे पहले जो है ये नाइट्रोजन बाय नॉबे एंड हिल्टनर, इन्होंने जो है इनके साथ में लॉन्च हुआ था एक, जब वो कल्चर कर रहे थे राइजोबिया को 1895 में। इंडिया में जो फर्स्ट स्टडी की गई थी लेग्यूम राइजोबियम सिम्बियोसिस पे, तो ये एन वी जोशी ने की थी। एंड फर्स्ट जो कमर्शियल प्रोडक्शन था इसका वो स्टार्ट हुआ था 1956 में। तो यहाँ से जो है मतलब कि स्टार्ट हुआ था बायो फर्टिलाइज़र। अलग अलग टाइप्स के फर्टिलाइज़र्स होते हैं बायो फर्टिलाइज़र। अगर हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरियल हमारा बायो फर्टिलाइज़र होता है। अगर फंगस को यूज़ कर रहे हैं, एल्गी भी यूज़ कर सकते हैं हम, एक्वाटिक फर्न को यूज़ कर सकते हैं, और अर्थवॉर्म का तो सबको पता है क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होता है ना, वो अर्थवॉर्म से ही बनता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो हैं बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र। बैक्टीरिया मतलब नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम बैक्टीरिया के लाइव सेल्स को यूज़ करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइज़र। अब ये जो माइक्रोब होते हैं ना बैक्टीरिया, इनके अंदर यूनिक जीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं निफ जीन। नाम से पता चल रहा है, निफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं और दो कंडीशंस में करते हैं। ये दो तरह के होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक होते हैं सिम्बायोटिकली, एक होते हैं फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप्स होंगी वो आपने पढ़ी भी होंगी, जिसमें कि दोनों जो होते हैं उनको जो है म्यूचुअली बेनिफिट होता है। जैसे यहाँ पे प्लांट और दूसरा क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी कुछ बेनिफिट हो रहा है और प्लांट को भी कुछ हो रहा है। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है प्लांट के लिए, और प्लांट क्या कर रहा है, वो उसकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है।
तो इस तरह से जो इनमें रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्रॉप प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये कैसे एसोसिएटेड होते हैं, ये रूट्स में प्लांट की नोड्यूल्स बना देते हैं। आपने देखे भी होंगे रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बने होते हैं, तो वो नोड्यूल का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी के साथ भी एसोसिएशन नहीं करते हैं और वो फ्रीली जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। पहला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो इसमें आते हैं राइजोबियम एंड एजोस्पिरिलम। जो राइजोबियम होता है ना, वो जितने भी हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके रूट हेयर्स में प्रेजेंट होता है और नोड्यूल्स फॉर्म करता है। तो प्लांट रूट रिवर्स में क्या प्रोवाइड करती हैं, उनको एसेंशियल मिनरल्स देती हैं और न्यूली सिंथेसाइज सब्सटेंस देती हैं बैक्टीरिया को, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। जो ये नेम था राइजोबियम, ये फ्रैंक ने दिया था 1889 में। अभी जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो न्यू क्लासिफिकेशन भी एस्टेब्लिश हो चुकी है राइजोबियम के लिए। जो स्लो ग्रोइंग राइजोबिया होता है उसको बोलते हैं हम ब्रेडी राइजोबियम, और जो फास्ट ग्रोइंग होता है उसको बोलते हैं हम राइजोबियम। तो अगर हम पर हेक्टेयर की बात करें तो राइजोबियम जो है वो 50 to 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा टाइप है एजोस्पिरिलम। ये जितने भी सीरियल प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है और रूट के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी होता है। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है और फिर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पिरिलम जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सॉइल माइक्रोब है, यानी सबसे ज़्यादा अगर सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वो एजोस्पिरिलम होगा। अगर इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन के अमाउंट की बात करें तो ये 20 to 40 kg पर हेक्टेयर जो है वो नॉन ल्यूमिनस प्लांट के अंदर, जैसे सीरियल्स, मिलेट, ऑयल सीड्स, कॉटन, इन सब में, या मेज, इन सब में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो क्वांटिटी होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की वो 25 to 30% जो है वो सेव की जा सकती है अगर हम एजोस्पिरिलम इनोकुलेंट का यूज़ करें। और ये जो हैं कमर्शियली भी अभी एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। इनको एज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। सेकंड जो टाइप है वो है फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नोड्यूल भी फॉर्म नहीं करते और ना ही वो एसोसिएशन करते हैं किसी भी मतलब जो है प्लांट के साथ में। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें अजोटोबैक्टर एंड क्लेप्सिला आता है, ये किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ये वो बायो फर्टिलाइज़र है जो कि प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को प्लांट्स, और कहाँ से देता है वो सॉइल से। अज़ोटोबैक्टर। अज़ोटोबैक्टर जो है वो हेट्रोट्रॉफिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो या तो एल्कलाइन या न्यूट्रल सॉइल में होता है। सॉइल की भी एक पीएच होती है, तो इन दोनों सॉइल में वो हो सकता है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्पीसीज़ है जो कि एरेबल सॉइल ऑफ इंडिया में पाया जाता है। इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी तो है ही, इसके साथ में ये कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी बनाता है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। तो ये, और इसके साथ में वो विटामिन भी बनाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी जो स्ट्रेन्स हैं अजोटोबैक्टर की, उनकी प्रॉपर्टी होती है फंजिसिडल भी, यानी ये फंगस के अगर अटैक होता है प्लांट पे तो उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसका जो रिस्पॉन्स है अजोटोबैक्टर का वो अभी तक राइस में, मेज में, कॉटन, शुगर केन, पर्ल मिलेट, वेजिटेबल और अदर प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं उनमें देखने को मिला है। इसके साथ ही इसने सीड जर्मिनेशन को भी इम्प्रूव किया है और प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प की है। जो जोटोबैक्टर है वो हैवीएस्ट ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कार्बन भी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एल्गी को। अगर हम एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया इनमें आता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बहुत सारे जो मोर देन 100 जो स्पीसीज़ हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो एक स्पेशलाइज सेल्स में होती है जिसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी ज़्यादातर पाए जाते हैं राइस फील्ड में। अगर हम अजोटोबैक्टर के मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना,
तो यहाँ पे मतलब हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करेंगे जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ कर रहे होंगे। और जो हमने ये देखा है कि अगर हम एल्गी का इनोकुलेशन यूज़ करते हैं तो 10 टू 14% जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब है अज़ोला। अज़ोला को एज़ अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें, यानी फर्न को, एक्वेटिक फर्न। ये जो है एक टाइनी फ्रेश वाटर फर्न है जो कि पॉन्ड्स में, डिचेस में एंड राइस फील्ड में देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर एज़ अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है राइस फील्ड में। कौन कौन सी कंट्री में? इंडिया में, थाईलैंड में, कोरिया, फिलीपींस, ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ये काम करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच में, यानी एनाबेना अज़ोला के बीच में। इन एडिशन टू नाइट्रोजन जो अज़ोला है वो प्रोवाइड करता है पोटाशियम, फॉस्फोरस, जिंक एंड आयरन भी क्रॉप्स को। अज़ोला जो है उसका बायोमास विदिन 5 टू 7 डेज़ में ही वेजिटेटिव मेथड के थ्रू डबल हो जाता है और ये 40 टू 80 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर जो है वो फिक्सेशन करता है। ये गुड मैन्योर है फॉर फ्लडेड राइस के लिए और क्रॉप यील्ड इससे देखने को मिली है 15 to 20%। और जो हाइब्रिड्स होते हैं ना वो फास्टर ग्रो करते हैं, साथ में ये टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को हीट एंड कोल्ड के अगेंस्ट। और ये ज़्यादा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब 4 to 5% मोर। नेक्स्ट है कि फंगस को अगर हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इसमें आता है वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइज़ा। जो ये टर्म है माइकोराइज़ा वो एक ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है जिसका मीनिंग होता है फंगस रूट। और ये जो टर्म थी ये फ्रैंक ने दी थी 1885 में। माइकोराइज़ा का मतलब, माइको मतलब फंगस, यानी फंगस माइसीलिया एंड प्लांट रूट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। जो वैम है वो एंडोट्रॉफिक है, एंडो मतलब विदिन, यानी जो प्लांट के अंदर रहता है, तो ये लाइव इनसाइड रहता है और ये फॉर्म्ड होता है एसेप्टेड फाइकोमाइसिटस फंजाई से। जो वैम है इसका काम होता है न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करना, मेनली कौन कौन से? फॉस्फोरस, जिंक एंड सल्फर। माइकोराइज़ा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट रूट एंड सॉइल फंगस। वैम का जो रोल होता है वो होता है कि प्लांट ग्रोथ को इंड्यूस करना और ये एंडोफाइटिक जो है सॉइल फंजाई है जो कि ज़्यादातर रूट्स में मिलता है 80% प्लांट्स के। उसका काम, जो इसका हाइफी होता है उसका काम क्या होता है कि मॉइस्चर को रिटेन कर लेना अराउंड द रूट जोन ऑफ प्लांट। और ये साथ में जो है रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, अगर कोई रूट बॉर्न पैथोजन हो डिसीज़ कॉज करता है, या फिर सॉयल बॉर्न जो है पैथोजन उसके अगेंस्ट एंड नेमेटोड के अगेंस्ट। साथ में ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कॉपर, पोटाशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीशियम, सॉइल से लेकर के प्लांट रूट को देते हैं। इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और एर्बिस कलर होता है जो कि इन फनलिंग करता है इनको रूट सिस्टम में। इसके अंदर तीन मतलब पार्ट होते हैं, एक होता है हाइफी, एक होता है अर्बिस्कुलर और एक होता है वेसिकल्स। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है वैम का? वैम जो है ना वो एक एसोसिएशन फॉर्म करता है प्लांट रूट्स के साथ में और ये पेनिट्रेट करता है सबसे पहले रूट कॉर्टेक्स में और फिर पूरी रूट्स में जो है स्प्रेड हो जाता है। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स, ये इनमें स्टोर होता है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोलिपिड। जो अदर स्ट्रक्चर होता है आर्बिस्कुलर, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं वेसिकल्स एंड रूट तक। अगर हमें वैम का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना हो तो क्या, क्योंकि फंगस है तो हमें स्पोर्स आइसोलेट करने होंगे। स्पोर को हमने जो स्टेरिलाइज सॉयल है उसके साथ मिक्स करना होगा। स्टेरिलाइज सॉयल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अदर जो कंटामिनेशन है वो ना आए। फिर सॉयल को पॉट में फिल करना होगा। उसके बाद जो होस्ट प्लांट है उनको पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं और 3 to 4 मंथ्स के लिए उनको ग्रीन हाउस में रखते हैं। उसके बाद जो सॉयल है पॉट में और जो रूट्स हैं होस्ट प्लांट की उनको मैक्रेटेड करते हैं, ड्राई करते हैं जब तक कि उनमें 5% मॉइस्चर ना रह जाए। और ड्राइड जो सॉयल इनोकुलेंट है फिर उसको जो है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है फील्ड एप्लीकेशन के लिए। अब हमने फर्टिलाइज़र के साथ में कैरियर भी यूज़ करना होता है।
जो मतलब कैरियर से क्या होता है ना, गुड क्वालिटी बन जाती है बायो फर्टिलाइज़र की। और कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? पीट सॉयल, लिग्नाइट, वर्मी कल्चर, चारकोल, प्रेस मड, फार्म यार्ड मैन्योर, या मतलब इनको जो है यूज़ करते हैं एज अ कैरियर मटेरियल। और सबसे बेटर जो कैरियर मटेरियल है वो है न्यूट्रलाइज पीट सॉयल या लिग्नाइट। अगर हम आइडियल मटेरियल की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? चीपर होना चाहिए कॉस्ट में, लोकली अवेलेबल होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट उसमें हाई होना चाहिए, कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं होने चाहिए, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो मोर देन 50% होनी चाहिए, और इजी टू प्रोसेस होना चाहिए। इनोकुलेंट के जब हम पैकेट प्रिपेयर करते हैं, यानी जब बायो फर्टिलाइज़र को पैकेट्स में प्रिपेयर करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है कैरियर मटेरियल उसमें डालेंगे, हम स्प्रेड करेंगे प्लास्टिक वगैरह जो भी हम जिसमें पैकिंग कर रहे हैं। कल बैक्टीरियल कल्चर या जो भी है वो हम बड़े, अगर तो हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो फर्मेंटर में करते हैं। उन दोनों को, कैरियर को और उसको जो है मिक्स करते हैं इनोकुलेंट को, फिर उनको पॉलीथीन बैग्स में पैक कर देते हैं और सील कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिक सीलर के साथ। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बायो फर्टिलाइज़र के बैग पे? तो ये होना चाहिए, एक तो थिकनेस जो है वो 50 टू 75 माइक्रोन होनी चाहिए बैग की। उस पे नेम होना चाहिए, किस कंपनी ने बनाया है, किसने बनाया मतलब, या किसी पर्सन ने बनाया बायो फर्टिलाइज़र। प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा स्ट्रेन नंबर है, कौन सी क्रॉप के लिए है, क्योंकि अगर फंगस यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग क्रॉप के लिए है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी अगर सिम्बायोटिक है तो वो अलग क्रॉप्स के लिए है, नॉन सिम्बायोटिक अलग क्रॉप्स के लिए है, तो इसलिए क्रॉप मेंशन होंगी। मेथड ऑफ इनोकुलेशन क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब किस तरह से ये बनाया गया है। उसके बाद जो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी किस तारीख में बना है। बैच नंबर, एक्सपायरी डेट मेन होनी देखनी पड़ती है हमें जब भी हम बायो फर्टिलाइज़र परचेज़ करते हैं, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम तक ही लाइव रहते हैं, उसके बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है और वो यूज़फुल नहीं रहते हैं। तो एक्सपायरी डेट होगी इसमें, प्राइस होगा, फुल एड्रेस होगा, और कैसे स्टोर करना है, कूल प्लेस में स्टोर करना है, कहाँ करना है, तो वो सारा मेंशन होगा। 3 तरह के मेथड्स होते हैं कि किस तरह से हम जो है इन बायो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। पहला है सीड ट्रीटमेंट, दूसरा है रूट डिपिंग, और तीसरा है सॉइल एप्लीकेशन। तो पहला है सीड ट्रीटमेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अडॉप्टेड मेथड है सभी इनोकुलेंट्स के लिए, और ये इफ़ेक्टिव भी है, इकोनॉमिक भी है। हम सीड को ट्रीट कर देते हैं जो भी बैक्टीरिया होता है या फंगस स्पोर होता है, जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम। ठीक है, तो इन सब का सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट हम जो है 2 और मोर बैक्टीरिया से भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद हमने सीड को कोट कर दिया और फिर हम उसको सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन मिलती है हर एक बैक्टीरिया की, और बेटर रिजल्ट्स हमें इससे मिलते हैं। इसके अलावा हम जो है रूट डिपिंग भी कर सकते हैं कि हमने रूट्स को बिफोर सोइंग जो है डिप करके रख दिया, जो भी हमारा इनोकुलेंट है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है कि आप सॉइल के साथ ही इसको मिक्स कर दो, मतलब जो भी बैक्टीरिया है या फंगल स्पोर है सॉइल में ही मिक्स कर दो, और फिर उसमें जो भी सीड है उसको लगा लो। प्रिकॉशन ये ध्यान रखने हैं कि जब भी बायो फर्टिलाइज़र के पैकेट्स को स्टोर करना है वो कूल एंड ड्राई प्लेस में करना है। सनलाइट और हीट वगैरह का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हीट सेंसिटिव भी होते हैं ना लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। राइजोबियम में जो है ना वो क्रॉप स्पेसिफिक है, तो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइज़र रिकमेंड किया जाएगा। और केमिकल के साथ कभी इसको मिक्स नहीं करना है केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ में। एक्सपायरी से पहले पैकेट्स को यूज़ कर लेना है, और जिस क्रॉप के लिए उसको मेंशन किया गया है सिर्फ उसी क्रॉप के लिए यूज़ करना है। एडवांटेज क्या है बायो फर्टिलाइज़र के? क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है ये न्यूट्रिएंट का, कि रिन्यू करता रहता है न्यूट्रिएंट्स को। सॉइल की हेल्थ इससे अच्छी होती है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र करते हैं यूज़ लगातार, तो उससे क्या होता है ना, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ये सप्लीमेंट है केमिकल फर्टिलाइज़र का। इससे जो ग्रेन यील्ड है वो 10 टू 40% इंक्रीज़ होती है। ये क्या करता है, डिकम्पोज़ करता है प्लांट रेसिड्यू को, और इस तरह से स्टेबलाइज़ करता है कार्बन नाइट्रोजन जो रेशो होती है सॉइल की उसको। टेक्सचर इम्प्रूव करता है, स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इसका प्लांट ग्रोथ पे या सॉइल की फर्टिलिटी पे।
लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बायो फर्टिलाइज़र है तो हमें स्पेशल केयर रखनी होगी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना है, क्योंकि इसमें लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो वो अलाइव होते हैं, तो हमें तब तक ही स्टोर कर सकते हैं जब तक वो अलाइव रहें। नेक्स्ट है कि एक्सपायरी डेट से पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, जब हम कैरियर मीडियम के साथ में इनोकुलेंट मिक्स कर रहे होते हैं तो फिर कोई अदर कंटामिनेशन भी आ जाती है, तो रॉन्ग स्ट्रेन आ जाती हैं जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। टाइम के साथ में जो है बायो फर्टिलाइज़र अफेक्टिवनेस लूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर सॉयल है वो बहुत ज़्यादा हॉट है या ड्राई है, जैसा कि हमारे समर टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे ये अपनी इफेक्टिवनेस को लूज़ कर देते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी इसका ज़्यादातर बेनिफिट ही होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।